हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है वो भूतिया होटल। चलो तो दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। कॉलेज की छुट्टियों के 3 महीने बाद रॉनी, युग, रेखा, वीना सभी आज जंगल में कैंप लगाकर एडवेंचर करने जा रहे थे। युग के कारण उसके तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया था। युग 3 महीने से दुखी था क्योंकि 3 महीने पहले कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षा देकर युग अपनी कॉलेज की दोस्त रोशनी के साथ उसे उसके घर छोड़ने अपनी बाइक से जा रहा था। युग और रोशनी कॉलेज में ही मिले थे। दोनों एक साथ जीवन भर साथ रहने का फैसला भी कर लिया था। दोनों ने अपने परिवार को भी मना लिया था शादी के लिए। कुछ महीनों बाद वो शादी भी करने वाले थे, पर किस्मत में शायद उनका मिलना लिखा नहीं था। तभी जब बीच रास्ते में रोशनी ने युग से आइसक्रीम मांगी, जिसे लेने के लिए युग बाइक को साइड में लगाकर आइसक्रीम लेने के लिए जाता है। तभी रोशनी भी उसके साथ आ रही थी। उसी समय उसका दुपट्टा बाइक के एक कोने में फंस जाता है। रोशनी उसे निकालती है। तभी युग रोशनी को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रोशनी अपना दुपट्टा बाइक में से निकालती हुई दिखती है। वो उसकी मदद करने के लिए जाता ही है कि तभी एक बेकाबू कार आकर रोशनी को टक्कर मार देती है और टक्कर मारने के बाद युग की आंखों के सामने ही रोशनी खून में लथपथ सड़क पर पड़ी होती है। वो कार भी आगे जाकर किसी खंभे से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। एक पल में युग की आंखों के सामने सब कुछ बदल जाता है। रोशनी दूर खड़े युग को आखिरी बार देखकर अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। इस एक्सीडेंट के कारण रोशनी कुछ ही समय में अपने प्राण त्याग देती है। कुछ देर में वहाँ लोगों की भीड़ जमा होती है। भीड़ में से एक शख्स एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसी समय युग को जैसे होश आता है। वो भीड़ को चीरते हुए रोशनी के पास आकर नीचे बैठकर उसका सिर अपने हाथों से पकड़कर अपनी गोद में रखकर पागलों की तरह बस अपने आप में बड़बड़ता रहता है। अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। हम तो शादी करने वाले थे। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। उन दोनों को ऐसे देखकर कुछ लोगों की भीड़ में से कुछ लोग युग से बात करने की कोशिश करते हैं, पर उसे तो जैसे होश ही नहीं था। वो तो बस अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। तभी एक व्यक्ति युग के पास पड़े उसके मोबाइल फ़ोन को उठाता है, जो कुछ देर पहले उसके हाथ में था। वो उसके फ़ोन से उसके घर पर फ़ोन कर सारी जानकारी देता है। कुछ देर बाद युग के माता पिता उसके पास पहुंच जाते हैं और युग और रोशनी को ऐसा देख युग के पापा रोशनी के घर पर फ़ोन कर उनकी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं और युग की माँ उसको संभालने लगती है। पर अपनी माँ की तरफ देखकर भी युग यही कहता है कि मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। इसने मुझे वादा किया था, ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, तो ये रोशनी नहीं है ना माँ। ऐसा कहकर युग हंसने लगता है और उसकी माँ बस उसे समझाती रहती है। तभी एम्बुलेंस भी आ जाती है और एम्बुलेंस से एक डॉक्टर बाहर निकलकर रोशनी को चेक करता है और युग की माँ की तरफ देखकर नाक की तरफ सर हिलाता है। युग को पागलों को ऐसे बड़बड़ाते देखकर उसकी माँ उससे कहती है कि रोशनी मर चुकी है युग। पर युग तो बस पागलों की तरह रोशनी को जगाता जा रहा था। कुछ देर में रोशनी के माँ और पिता आ जाते हैं। आकर रोशनी को युग को जैसे तैसे छुड़वा कर
अलग कर देते हैं। रोशनी को अपने साथ एम्बुलेंस से ले जाते हैं और युग के माँ और पापा भी उसे जैसे तैसे घर पर लेकर आते हैं। पर 2-3 दिन बाद भी युग की हालत में कोई सुधार नहीं था। वो अपने ही गम में डूबा रहता था। बीच बीच में उसके तीनों दोस्त आकर उसका हालचाल पूछते थे और हालत देखकर दुखी होते थे, पर वो जैसे तैसे करके उसे मानते थे कि खाना वाना खिलाया करते थे। धीरे धीरे युग की हालत में दोस्तों की वजह से सुधार आया था और युग की हालत ठीक होने लगी थी। दोस्त भी रोज़ उससे मिलने के लिए आते थे, उससे बातें करते थे और उसके थोड़ा दुख कम करने के लिए कोशिश करते थे। पर युग आज भी रोशनी को नहीं भूला है। वो आज भी रोशनी का दिया हुआ वो लॉकेट जिसमें रोशनी और उसकी तस्वीर थी, वो हमेशा अपने गले में पहना रहता है। और जब भी उसे रोशनी की याद आती है, वो उस लॉकेट को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर रोशनी को याद करता है। आज जब तीनों दोस्त के बहुत मनाने के बाद भी युग जंगल के एडवेंचर पर उसके साथ जा रहा था, सभी रोनी की कार में बैठे हुए हंसते हुए बातें करते जा रहे थे। रेखा और वीना पीछे की सीट पर बैठी थी। युग रोनी के साथ आगे बैठा था। कार रोनी ड्राइव कर रहा था। शाम होने वाली थी। वो शहर के बाहर ही पास के एक जंगल में जा रहे थे, जहाँ बहुत से कॉलेज के स्टूडेंट आया जाया करते थे जंगल एडवेंचर करने के लिए। पर इस सभी को ये मौका आज मिला था। रोनी आराम से कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक मौसम ने करवट बदल ली और अच्छा खासा मौसम खराब हो गया और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। तभी रोनी ने कहा, ऐसे मौसम में जंगल में जाना ठीक नहीं लगता। तभी वीना भी बोली, तू सही कह रहा है, इस समय ना जाना ही ठीक है। रोनी ने कहा, ऐसा करना ठीक रहेगा क्या? क्योंकि मैंने अपने और भी दोस्तों को बुलाया है और वो हमसे 1 घंटे बाद निकलने वाले थे। वो शायद आधे रास्ते पे आ गए होंगे। उन सबको मना कर दूं क्या? रेखा बोली, तो क्या अब हम घर वापस चले जाएं? हम तो जंगल पहुंचने वाले ही थे। वीना रोनी से बोली, तू एक काम कर, उन सबको मना कर दे कॉल करके और कह दे आज की ट्रिप कैंसिल हो गई है। रेखा बोलती है, हम वापस जा रहे हैं क्या? तब युग बोलता है, हाँ, और क्या हम सब अकेले थोड़ी ही वहाँ जाएंगे? वैसे भी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। रोनी अपना मोबाइल युग को देकर कहता है, ग्रुप में सबको मैसेज कर ट्रिप कैंसिल होने का मैसेज डाल दे। युग भी ऐसा ही करता है। वो सभी हाईवे से होते हुए सड़क पर आ जाते हैं, पर वो रास्ता जंगल का था, इसलिए वो सभी अब भी जंगल के रास्ते पर ही थे। तभी अचानक से गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। रोनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी चेक करता है, पर गाड़ी खराब हो चुकी थी। तभी वीना कहती है, चलो थोड़ा आगे चलकर देखें, शायद हमें कोई होटल मिल जाए। तो आज हम वहीं रुक जाते हैं। रात होने वाली थी और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। लिफ्ट लेने के लिए कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही थी। जब कल मौसम अच्छा हो जाएगा तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे। तभी युग ने कहा, हाँ ये सही है। कहाँ इस जंगल के रास्ते में तुम्हें होटल मिलेगा? रोनी बोलता है। रोनी ने कहा, मिल सकता है यार, क्योंकि यहाँ अक्सर स्टूडेंट का ग्रुप आता है, तो शायद हमें होटल मिल जाए। रेखा ने कहा, तो चले। सभी गाड़ी से उतरकर अपना थोड़ा बहुत सामान जो वो बैग में लाए थे उसी गाड़ी की डिक्की से निकलकर चल पड़ते हैं। सभी कुछ देर तक चलते चलते थक जाते हैं। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना सा होटल नज़र आता है।
वो सभी होटल के अंदर जाते हैं। अंदर से वो होटल बाहर से दिखने के मुकाबले काफ़ी अच्छा था और होटल के अंदर लोगों की थोड़ी हलचल भी थी, जबकि बाहर से होटल थोड़ा खामोश सा नज़र आ रहा था। रिसेप्शन पे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, जिससे रॉनी और युग रूम लेने के लिए बातें कर रहे थे। वही रेखा और वीना उनके पीछे खड़ी थी। कुछ देर में उन्हें पता चलता है कि होटल में सिर्फ 2 रूम ही खाली है और उन चारों को आमने सामने का कमरा मिलता है। तो रेखा और वीना एक रूम में चली जाती है और युग और रॉनी दूसरे रूम में चले जाते हैं। वीना और रोशनी कुछ देर के लिए वहाँ से वहाँ की बातें करते हैं और वहाँ रॉनी और युग भी कुछ बातें करते थे। युग रॉनी से कहता है, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लगा? ऐसे जंगल में होटल, वो भी बाहर से इतना बेकार दिखाने वाला, अंदर से इतना शानदार दिखता है। तभी रॉनी उससे कहता है, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, अब सो जा, वैसे काफ़ी रात हो चुकी है। दूसरे कमरे में रेखा और वीना से कहती है, मुझे इस होटल में ना जाने क्यों अजीब सा एहसास हो रहा है। तो वीना उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये नई जगह है इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब सो जाओ क्योंकि मैं तो सोने जा रही हूँ। एक तो सारे प्लान पे इस बारिश ने पानी फेर दिया है। तभी बाहर ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वीना अपनी आंखें बंद कर सो जाती है, पर रेखा की आंखों से तो जैसे नींद गायब ही थी। वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर बारिश को देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ युग का भी यही हाल था। रॉनी तो सो चुका था, पर युग को नींद नहीं आ रही थी। वो भी बाहर होती हुई बारिश को देखते हुए अपने गले में पहने रोशनी के दिए लॉकेट को पकड़े उसे याद कर रहा था। तभी उसे पीछे किसी के खड़े होने का आभास होता है। वो पलट के देखता है तो बिल्कुल भी नहीं चौंकता। रोशनी को अपने सामने खड़ा देख, बल्कि वो उसे वहाँ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तभी रोशनी भी मुस्कुराते हुए बोलती, तभी आज भी मेरा दिया हुआ लॉकेट मेरे मरने के बाद भी अपने से दूर नहीं किया है तुमने। युग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है, तुमसे मैं खुद अलग नहीं होना चाहता हूँ। खुद को अलग कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ अगर मैंने तुम्हारे इस लॉकेट को खुद से अलग किया तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। हाँ, इस लॉकेट को अपने पास रखकर मैं स्वार्थी बन रहा हूँ, पर जब मैं बहुत दुखी था, अब तुम्हारी आत्मा मुझे मिलने आई, तब मुझे याद आया कि मेरे पास तुमसे जुड़ी ये याद आज भी है, जिसकी वजह से तुम मुझे मिलने आओगी। जब मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा या दुखी हो जाऊँगा तभी रोशनी ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें मिलने आऊँगी जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तब। पर एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हें ये ज़रूर एहसास होगा कि ज़िंदगी आज में जी जाती है, अतीत में नहीं। शायद उस दिन तुम मुझे इस दुनिया से आज़ाद करोगे और मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। तभी युग ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। तभी रोशनी बात बदलते हुए कहती है, पता नहीं क्यों मुझे इस जगह पर मेरे अलावा बहुत सी दूसरी आत्माओं का भी आभास हो रहा है। तभी युग को रेखा की एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है। इसकी वजह से रॉनी की नींद खुल जाती है। वो उठकर युग से कहता है, ये रेखा की चीख थी ना? युग के अलावा कोई भी रोशनी को नहीं देख सकता था, इसलिए रॉनी को भी नहीं पता था कि युग के साथ वहाँ रोशनी की आत्मा भी मौजूद है।
वो खुद के साथ युग के साथ रेखा और वीना के कमरे की तरफ भागते हैं। वो उन दोनों के कमरे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं रूम का डोर खुला है और रेखा एक कोने में बैठी अपने मुंह नीचे करके बैठे बैठे चिल्ला रही है और बेड पर लेटी वीना को तो जैसे होश ही नहीं था और उसका पलंग हवा में झूल रहा था और नीचे फर्श पर कुछ खाने का सामान था और बर्तन पड़े थे। युग और रोनी रेखा के पास आते हैं और रोनी उसके लिए पास ही टेबल पे पड़ी पानी की बोतल उठाता है और युग रेखा को खड़ा करता है और रोनी उसे पानी की बोतल देता है। तभी एकदम से वीना का पलंग हवा से ज़मीन पर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ साथ नीचे गिर जाता है और वीना के सिर में चोट लग जाती है और उसे भी होश आता है। वो अपने सिर पर हाथ रखकर अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर पलंग से उठकर वीना खुद को संभालते हुए अपने दोस्तों के पास आकर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? और इतना बोलकर वो लड़खड़ाने लगती है। तभी रोनी जल्दी से जाकर वीना को संभालता है और उसे आराम से नीचे बिठा देता है। तभी रेखा आगे बढ़कर अपना बैग लेकर आती है और अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वीना को दवा लगाकर पट्टी बांध देती है और सभी को आराम से नीचे बैठने को कहती है। सभी नीचे बैठ जाते हैं। तभी युग रेखा से कहता है, तुम इतनी ज़ोर से चीखी क्यों और ये सब क्या हो रहा है? तभी रेखा कहती है, मैं तो बस खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर होती हुई बारिश को देख रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मैं एकदम से डर के पलटी तो वहाँ कोई नहीं था। मैं कुछ सोचती उससे पहले ही डोर पर किसी ने नॉक किया, पर डर की वजह से मैंने डोर नहीं खोला। पर डोर पर 2-3 बार नॉक होने पर मैंने हल्के से डोर खोला तो मैंने देखा बाहर एक रूम सर्विस का लड़का खड़ा था। मैंने उससे कहा, तुम इतनी रात को क्यों आए हो? वो रूम सर्विस वाले लड़के ने कहा, आपके दोस्तों ने खाना ऑर्डर किया था, आपके खाना देने के लिए मैं आया हूँ। तो मैंने उस लड़के से कहा, रात के 11 बजे इतनी देर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो उस रूम सर्विस वाले लड़के ने कहा, आप खुद ही पूछ लीजिए कॉल करके, मैं ये खाना अंदर रख के जा रहा हूँ। वो लड़का खाना देकर रूम से चला गया। मैं तुम लोगों को कॉल करने ही जा रही थी कि तभी एकदम से जिस पलंग पे वीना सो रही थी वो अपने आप हवा में उड़ने लगा और जब मैं उसे देखकर चिल्लाने जा ही रही थी कि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बस अपना गला पकड़ के चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं डर के कारण पानी पीने के लिए पास के टेबल की तरफ गई तो मैं खाने के बर्तन से टकरा गई। तभी उस खाने के बर्तन में मैंने देखा कि रेखा इतना बोलते बोलते उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। तभी युग ने कहा कि क्या रेखा, आगे बोलो। पर रेखा तो डर से कांपते हुए नीचे पड़े खाने के बर्तन की तरफ अपनी उंगली से इशारा करती है। तभी रोनी उस खाने के बर्तन को सीधा करता है तो वीना भी डर से चीखने लगती है और रेखा तो बेहोशी हो जाती है। रोनी और युग भी वो देखकर चौंक गए कि खाने के बर्तन में किसी इंसान का कटा हुआ सिर था जो उन लोगों की तरफ देखकर किसी जिंदा सर की तरह मुस्कुरा रहा था। पर युग खुद को संभालता है और रोनी और वीना को शांत रहने को कहता है और पानी की बोतल से थोड़ा पानी लेकर रेखा के चेहरे पे छिड़कता है और रेखा को होश आता है और वो जब इस कटे सिर को फिर से देखती है तो वो एकदम से डरकर युग को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, यहाँ से चलो, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। वो बोलते बोलते रोने लगती है। युग रेखा को अपने से अलग करता है और समझाते हुए कहता है, प्लीज़ डरो मत, हम सब यहाँ से इसी वक्त चल रहे हैं।
वीना और रॉनी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी वो कटा हुआ सिर अचानक से जिंदा किसी सिर की तरह हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ आए अपनी मर्जी से हो, पर यहाँ से जा नहीं पाओगे। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वो कटा हुआ सिर अपनी उस डरावनी हंसी हंसता है, हा हा हा, और एकदम से आंखें बंद कर लेता है और चारों बस उसे देखते ही रह जाते हैं। रॉनी सबसे कहता है, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। तभी वीना सबसे कहती है, हमें कॉल करके किसी से मदद लेनी होगी। तभी सभी अपना अपना मोबाइल अपने हाथ में मोबाइल लेकर देखते हैं तो उसमें नेटवर्क ही नहीं होता। तभी अचानक से पूरे होटल की लाइट बंद हो जाती है और पूरे होटल में खूब अंधेरा हो जाता है। तभी युग अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू करता है और तभी उसकी नज़र मोबाइल में शो हो रहे टाइम पे जाती है। रात के 1 बज रहे होते हैं। तभी सभी युग की तरह अपने अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू करते हैं, जिससे रूम में थोड़ा उजाला हो जाता है। युग अपने दोस्त से कहता है, अच्छा है इस होटल में हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, इतनी आवाज़ों के बाद भी कोई भी यहाँ देखने तक नहीं आया। बहुत ही अजीब बात है। तब रेखा कहती है, हम इस रूम से बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगते हैं तो शायद हमें मदद मिल जाएगी। तभी वीना कहती है, शायद यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में हैं। पूरे होटल की लाइट चली गई, हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया, पर किसी की भी नींद तक नहीं खुली। तभी रॉनी कहता है, चलो बाहर चलकर देखते हैं, शायद सबसे पहले सभी लोग रिसेप्शन पर मौजूद हो। तभी युग भी कहता है, रॉनी सही कह रहे हो, चलो चलकर देखते हैं। सभी रूम से निकलते हैं पर रेखा कहती है, 1 मिनट में अपना बैग ले लेती हूँ। वीना उससे कहती है, अब इस समय भी तुम्हें अपनी बैग की पड़ी है। तो रेखा कहती है, क्या पता हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तभी रॉनी कहता है, अब आप अपनी बहस बंद करो। तुम दोनों और रेखा, तुम अपना बैग लेकर जल्दी आओ वीना के साथ। मैं और युग आगे बढ़ते हैं। युग और रॉनी मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से रिसेप्शन की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें होटल के एक रूम से कुछ अजीब सी बहुत बुरी बदबू आती है और तभी वो दोनों उस रूम के पास रुक जाते हैं और रॉनी उस रूम के डोर पे नॉक करता है, पर डोर रॉनी के नॉक से खुल जाता है। युग आगे आकर डोर खोलकर मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट से अंदर देखता है तो उसे पूरे रूम में अंधेरा दिखाई देता है। तभी वीना और रेखा भी वहां आ जाते हैं और रेखा, रॉनी, वीना भी अपने मोबाइल लेकर उस रूम के अंदर जाते हैं और वो सभी मोबाइल की फ्लैश लाइट में जो देखते हैं उसे देखकर इस बार वो सब एक साथ चिल्लाते हैं और चिल्लाते हुए रूम से बाहर आते हैं। रॉनी डरते हुए और लड़खड़ाते आवाज़ में कहता है, ये तो सारी गली लाशें पड़ी इस रूम में हैं। तभी सभी अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लेते हैं और चारों डरते हुए और घबराते हुए उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। पर उनके उस रूम से बाहर निकलते ही होटल के सारे रूम के डोर एक एक कर खुल जाते हैं। वो चारों एक से देखकर एक ही जगह जम जाते हैं और तभी सभी रूम से सारी गली लाशें रूम से बाहर आती है और आकर खड़ी हो जाती है लाशें, और रूम के डोर पे खड़ी वो लाशें उन चारों की तरफ बस एकटक देखी जा रही थी और सभी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ये सब देख चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ज़ोरों से चीखते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़ी ही तेज़ी से उस अंधेरे होटल में
बस मोबाइल के फ्लैश की लाइट की मदद से गिरते पड़ते होटल के बाहर के दरवाजे के तरफ अंधाधुंध भागे जा रहे थे। कुछ ही देर में वो चारों जैसे तैसे बाहर के दरवाजे के पास पहुंच भी जाते हैं। तभी उन चारों को और एक झटका लगता है। वो चारों देखते हैं बाहर के दरवाजे के पास रिसेप्शन पर कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मुर्दा लाश बैठी है, जो उन चारों की तरफ देखे अपनी डरावनी मुस्कुराहट से उनको और भी ज़्यादा डरा रही थी। वो चारों बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ डरते डरते बढ़ाते अपने कदम लगते हैं। दरवाजे के पास पहुंचकर युग और रॉनी उसे खोलने का प्रयास करते हैं, पर वो दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी रेखा रोती हुई आवाज़ में कहती है, हम सब मर जाएंगे इस भूतिया होटल में। तो वीना रेखा से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू रोना बंद कर। रेखा चुप होती है और अब रेखा और वीना भी रॉनी और युग की दरवाज़ा खोलने में मदद कर रही होती है कि अचानक से चारों को अजीब सी घुर्राने की आवाज़ आती है। तो चारों पीछे मुड़कर देखते हैं कि तो उनकी सांसें अटक जाती है और हलक सूख जाता है। वो चारों देखते हैं कि सारी जिंदा और बदबूदार लाशें जो कुछ देर पहले होटल के रूम के डोर पे खड़ी उन्हें बस एकटक देख रही थी, वो सभी मुर्दा लाशें घुराते हुए अब उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ी जा रही थी। वीना और रेखा तो उन्हें देखकर चिल्लाए जा रही थी। युग और रॉनी बाहर का दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश करते हैं। तभी अचानक से वो सारी मुर्दा लाशें उन चारों पर हमला कर देती है। वो चारों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी अचानक से कुछ अजीब सा हो जाता है। उन सभी मुर्दा लाशों को और युग और उनके दोस्तों के बीच एकदम चमकदार रोशनी की लकीर सी खींच जाती है और वो सारी मुर्दा लाशें घूरते हुए पीछे हटके ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है। तभी उस सफ़ेद चमकदार रोशनी में युग को कोई अपना मुस्कुराता हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी रोशनी होती है, जो युग और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए आई थी। युग जब एक पल के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी मंगेतर जो रोशनी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोती हुई आवाज़ में कहता है, मुझे पता था तुम मुझे बचाने ज़रूर आओगी। तभी उसके तीनों दोस्त उसका चेहरा देखने लगते हैं। युग के तो आंसू बहते हुए नीचे ही बैठ जाता है। तभी रॉनी उसके पास आकर उससे पूछता है, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तो युग कहता है, वो रोशनी है। तभी वीना और रेखा भी उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहते हैं, रोशनी तो मर चुकी है, संभालो अपने आप को युग। तभी रोशनी भी वहाँ से गायब हो जाती है। युग भी खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछता और खड़े होकर कहता है, मैं बाद में तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगा, पहले हम यहाँ से कैसे बाहर जाना होगा ये सोचना ज़रूरी है। युग को ऐसा बोलते देख उनके तीनों दोस्त में भी हिम्मत आ जाती है और तभी रेखा अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। तो वीना उससे कहती है, क्या ढूंढ रही है तू? तो रेखा कहती है, मिल गया। तो रॉनी कहता है, क्या मिल गया तुम्हें? तभी वो मुर्दा लाशें भी उठ खड़ी होती है और वो फिर से उनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी रेखा बोलती है, ये लाइटर है मेरे पास, हमें बस एक लंबी लकड़ी जैसे कुछ चीज़ और एक कपड़ा चाहिए। युग उससे कहता है, उससे क्या होगा? तो रेखा कहती है, हम आग से शायद इन्हें खुद से दूर रख सकते हैं। वीना कहती है, और तुझे ये सब कैसे पता? रेखा कहती है, मैं फिल्में देखती हूँ और फिल्मों में देखा था गर्मी से और आग से भूत दूर भागते हैं।
भूत जानवर बुरी ताकतें आग से दूर भागती है। रॉनी कहता है पर यह फिल्म नहीं है। रेखा कहती है जानती हूँ पर कोशिश करके तो देख सकते हैं ना। युग कहता है ठीक है, बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कि कोशिश करके मरे। तभी युग अपनी चारों ओर नज़र दौड़ाता है और फिर एकदम से उनकी नज़र दरवाजे के ऊपर लगे हुए पर्दे पर जाती है। वो पर्दे के साथ उसकी लोहे की रॉड को नीचे खींच लेता है। साथ में रॉनी भी उसकी मदद करता है। रेखा पर्दे को लोहे की रॉड से बांधकर उसमें आग लगाकर उसे मशाल जैसा बना देती है और उसे रॉनी को दे देती है। रॉनी उस मशाल से सभी मुर्दा लाशों को दूर करने लगता है और रेखा युग वीना तीनों मिलकर पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। और तभी वो रिसेप्शन वाली वो लाश युग वीना और रेखा की तरफ बढ़ने लगती है तो रेखा अपना बैग उसके मुंह पर जोर से मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। वीना रिसेप्शन पर जाकर वहाँ पड़ी लोहे की चेयर को घसीट कर लाती है और फिर उसे रेखा वीना युग तीनों के साथ उस चेयर की मदद से दरवाजे पर पूरी तरह से जोरदार वार करते हैं और दरवाज़ा आखिरकार टूट जाता है। तभी रॉनी का हाथ आग की गर्मी की वजह से जलने लगता है और उससे मशाल छूटने ही वाली होती है कि युग रॉनी से वो मशाल अपने हाथों में ले लेता है। और तभी रॉनी रेखा और वीना के साथ मिलकर दरवाजे को ज़ोर से धक्का मारकर पूरी तरह से वो तोड़कर बाहर आ जाते हैं। पर तभी युग का हाथ से मशाल छूटने ही वाली होती है कि तीनों दोस्त मिलकर उसे बाहर खींच लेते हैं और रॉनी युग से वो मशाल लेकर उन सभी मुर्दा लाशों पर वो फेंक देता है और कुछ ही देर में उन चारों की आंखों के सामने सभी मुर्दा लाशें एक एक करके उस आग में जलने लगती है। और उसी समय किस्मत से बाहर होती बारिश भी बंद हो जाती है और वो चारों वहाँ से दौड़ते दौड़ते हाईवे पर आ जाते हैं। चारों हाईवे पे आकर कुछ देर हाँफते हुए सांस लेते हैं और तभी उन्हें सामने से एक कार आती हुई दिखती है। वो चारों लिफ्ट लेकर कुछ घंटों बाद शहर पहुंच जाते हैं और फिर सभी 2 दिन बाद युग के घर मिलने के लिए कहते हैं और कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद रॉनी, रेखा और वीना युग से मिलने के लिए उसके घर आते हैं और युग से रोशनी के बारे में पूछते हैं तो युग सभी को रोशनी का दिया हुआ लॉकेट और उसकी आत्मा के बारे में सब बता देता है। उनके तीनों दोस्त ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और तीनों युग पर गुस्से से बरसता है और गुस्से से बोलते हैं। रॉनी बोलता है तूने ये सही नहीं किया है युग, अपने स्वार्थ के लिए तूने रोशनी को अब तक इस दुनिया में कैद करके रखा है। तब वीना कहती है तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब रेखा कहती है देखो युग, भले ही रोशनी तुम्हारे साथ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पूरी ज़िंदगी कैद रखोगे। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम्हें उसे ज़िंदा रखना है तो अपनी यादों में रखो, उसे आज़ाद कर दो, ये ही उसके और तुम्हारे लिए सही है। युग कहता है तुम सब सही कह रहे हो, मैं सचमुच बहुत बड़ा स्वार्थी बेवकूफ़ हूँ। मैंने सोच कैसे लिया कि किसी के बिना मर्जी के उसे कैद रखना सही होगा। इससे रोशनी को भी बहुत तकलीफ़ होती होगी। जैसे उस भूतिया होटल में वो सभी अतृप्त आत्माएं इस दुनिया में फंस कर कितनी तकलीफ़ में थी, मैं वो सब लाशें कितनी तकलीफ़ में थी। मैं ऐसा कुछ रोशनी के साथ नहीं होने दे सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं रोशनी को आज़ाद कर दूंगा। वो जहाँ भी रहे खुश रहे। वैसे भी हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें खुद से बांध कर तो नहीं रख सकते हैं, जगह उन्हें आज़ाद ही रखना चाहिए। अगर वो सच में हमारा होगा तो किसी न किसी रूप में हमें वापस मिल जाएगा।
नहीं तो उसकी मीठी यादें ही हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। रॉनी कहता है, और कैसे करोगे तुम रोशनी को आज़ाद? तब युग कहता है, चलो मेरे साथ। तब रॉनी कहता है, कहाँ? तब युग कहता है, बस सब मिलकर मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो घर के आंगन में उन सभी को लेकर आता है और अपने गले से लॉकेट उतारकर वो उस लॉकेट को एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और उसके ऊपर वो छोटा सा पौधा लगा देता है। युग कहता है, ये पौधा मुझे हमेशा रोशनी की याद दिलाएगा और अब मैं हाथ जोड़कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो रॉनी कहता है, तुम अकेले नहीं, हम सभी प्रार्थना करते हैं। तभी वीना और रेखा भी रॉनी की हाँ में हाँ मिलाते कहती है। सभी हाथ जोड़कर रोशनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जब वो सभी के आंखें खोलते हैं तो उनके आंखों के सामने एक पल के लिए युग को रोशनी की आत्मा मुस्कुराकर गायब होती दिखाई देती है और वो हमेशा के लिए उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। युग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रॉनी ये देखकर कहता है, क्या हुआ दोस्त? अब तो फिर से गंगा जमुना वाले आंसू बहाने शुरू मत कर देना। इतना कहकर तीनों दोस्त युग को गले लगा लेते हैं और कुछ देर बाद सभी युग के घर में सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी युग कहता है, कोई ये बताएगा उस भूतिया होटल की क्या कहानी है? तभी रेखा कहती है, मैंने अपनी दादी माँ से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये होटल सालों पहले एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। होटल के मालिक को बहुत लोगों ने कहा था कि यहाँ पहले कब्रिस्तान था, तो यहाँ होटल बनाना सही नहीं होगा, पर होटल का मालिक भूत प्रेत जैसी बातों पर नहीं मानता था। होटल मालिक को वो ज़मीन कम पैसों में मिल गई थी। इसकी वजह से होटल मालिक ने वहाँ बहुत आलीशान होटल बनवाया और होटल बनाने के बाद किसी को भी नहीं लगता था कि पहले वहाँ कोई कब्रिस्तान होगा। कुछ दिन बाद होटल की खुलने के पार्टी रखी गई। बहुत लोग आए वहाँ उस आलीशान होटल को देखने, पर रात के करीब 1 बजे होटल में ऐसा कुछ हुआ जो किसी के भी समझ में के बाहर था। वहाँ एक एक करके सभी लोग होटल में अपने ही लोगों को मारने लगे और सबसे सुबह तक उस होटल में वहाँ रुके लोगों को और होटल मालिक की लाशें मिली। और उस अजीब और गरीब हादसे के बाद वो होटल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। तभी रॉनी ने कहा, ऐसा है तो उस दिन वो होटल क्यों खुला था और वो लोग कौन थे? तो रेखा बोली, हमें भ्रम हुआ था कि वो होटल खुला था क्योंकि उस होटल में रात होने के बाद बुरी शक्तियाँ घूमती है, जिसकी वजह से हमें लगता है वो होटल खुला है। वहाँ लोगों की चहल पहल है, पर जो भी लोग हमें उस होटल में दिखे थे वो सभी जिंदा लाशें थी। तभी युग ने कहा, तो क्या आज भी वो वहाँ बुरी आत्माएं होगी क्या? तो रेखा ने कहा, शायद, मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि हमने जब होटल में आग लगाई होगी तो शायद उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई होगी। तभी वीना ने कहा, काश ऐसा ही हो चुका होगा। तभी युग कहता है, ये सब छोड़ो, चलो कोई और भी नई जगह चलते हैं जहाँ ये भूत प्रेत ना हो। रेखा बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम लोग पता नहीं कौन सी नई मुसीबत में फंसा दो मुझे। वीना ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों न इस बार हम कोई पुरानी हवेली चले जहाँ भूतों का राज हो। रॉनी ने भी वीना की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, रेखा को भूत प्रेत से डरने का अनुभव भी आ गया है अब तो। रेखा और युग उन दोनों का मजाक समझ जाते हैं और दोनों मिलकर वीना और रॉनी को सोफे पे पड़ी पिलो लेकर मारने लगते हैं और फिर चारों
पिलो फाइट करते हैं और हंसते हुए एक दूसरे से गले लग जाते हैं। इसी तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।